अस्सलाम वालेकुम दोस्तों क्या हाल है। उम्मीद करता हूँ कि आप ठीक होंगे। तो दोस्तों आज मैं एक और वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। तो दोस्तों आज जो हमारा ड्रामा जिसको हम कवर करेंगे वो उसका नाम है घोस्ट। तो दोस्तों इसको लिखा था हेनरिक इब्सन ने और इसको लिखा था 1888 में। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम हेनरिक इब्सन के एक फेमस ड्रामा जिसका नाम घोस्ट है उसको डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों अगर हम इसकी जेनरा की बात करते हैं तो दोस्तों ये एक ट्रेजिडी है। इसमें एक समाजी हकीकत पे भी इसमें उसने बात की है। तो इस पे हम उसको डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों चलते हैं थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन करते हैं। घोस्ट इज़ ए पावरफुल एंड कंट्रोवर्शियल प्ले written by Henrik Ibsen in 1881. It exposes the hypocrisy of society and the consequences of hidden sins. The story revolves around Mr. Elving, a widow trying to protect her son from the truth about his father's immortal past. तो दोस्तों ये था इंग्लिश में। अब हम इसको थोड़ा सा उर्दू में समझने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों ये जो ड्रामा घोस्ट है इसको हेनरिक इब्सन ने लिखा था। ये उसका एक मशहूर और एक मुतनाज़ा ड्रामा है, कंट्रोवर्शियल प्ले। ठीक है, जो 19वीं सदी की समाजी बुराइयों और इखलाकी मुनाफकत को बेनकाब करता है। तो दोस्तों ये उस वक्त का ड्रामा है जब 19वीं सदी का दौर था। तो जो मुआशरा था उसमें जिस तरह की समाजी बुराइयां थीं, लोगों का जो गलत रवैये थे और जो उन लोगों के दरमियान में जो इखलाकियात की कमी थी, जो मुनाफकत थी उनके अंदर, उसको ये बेनकाब करता है। ये कहानी एक औरत जिसका नाम मिसेस एल्विंग है के गिर्द घूमती है। जिसकी जो मेन करेक्टर है वो मिसेस एल्विंग है, जो अपने मरहूम शोहर की बुरी शोहरत और अपने बेटे के दुखों के दरमियान उलझी हुई है। तो ड्रामा मजहबी, इखलाकी और ख़ानदानी निज़ाम पर गहरी तनकीद करता है। तो उसकी माँ जो है वो अपने बेटे को अपने शोहर की जो शोहरत होती है, जो बैड उसका जो शोहरत उसकी होती है, उसको छुपाती है। ठीक है, ये तो है थोड़ा सा उसका इंट्रोडक्शन। अब हम चलते हैं इसके कैरेक्टर की तरफ। तो दोस्तों इसके जो मेन कैरेक्टर हैं उनमें सबसे जो मेन है वो है मिसिस एल्विंग, ए विडो हु हाइड्स हर हस्बैंड इमॉर्टल लाइफ। जो उसकी लाइफ जो है उसको छुपाती रहती है। उसका जो शोहर है वो उसकी डेथ हो गई होती है। वो उसकी लाइफ जो उसने गुजारी होती है, इमोरल जो बेमकसद होती है, बेमैनी ज़िंदगी जो होती है, क्योंकि उसका जो शोहर था उसने अपनी लाइफ में कोई अच्छा काम नहीं किया था। तो उसका जो शोहर था वो इखलाकी तौर पर एक बिगड़ा हुआ शख्स था। वो शराब नोशी करता था, औरतों के साथ उसके नाजायज़ ताल्लुकात थे और वो बदकारी में मुलव्वस था। तो उसकी जो विडो उसकी वाइफ थी वो नहीं चाहती कि वो अपने बेटे को अपने बाप के जो करैक्टर है उसके बारे में बताए। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो है ऑसवाल्ड एल्विंग। ये जो होता है ये उसका मिसिस एल्विंग का बेटा होता है। एन आर्टिस्ट सफरिंग फ्राम हेरिडिटरी डिसीज़। तो दोस्तों ये जो उसका बेटा होता है ये आर्टिस्ट होता है। ये एक हेरिडिटरी जो बीमारी होती है, डिजीज़ होती है, उसमें ये मुब्तला होता है। नेक्स्ट जो है वो है पास्टर मैंडर्स, ए रिलीजियस मैन रिप्रेजेंटिंग मॉरल कंजर्वेटिज्म। तो ये एक मॉरल आदमी होता है जो इखलाकियात बताता है।
नेक्स्ट जो है वो है रेजिना एंगस्ट्रैंड। तो ये जो होती है मेड इन मिसेस एल्विंग हाउस, ये मिसेस एल्विंग जो होती है उसके घर में मेड होती है, वो काम करती है। लेटर रिवील्ड एज ऑसवाल्ड हाफ सिस्टर। तो बाद में जो होती है वो रिवील करती है, वो बताती होती है कि वो जो है वो ऑसवाल्ड जो है वो उसकी वो बहन है। ठीक है, एक तो सगी होती है, दूसरी होती है जो सगी नहीं होती, तो वो उसकी बहन थी। बाद में वो पता चलता है, वो रिवील करती है, बाद में बताती है वो। नेक्स्ट जो है वो है एंगस्ट्रेंट। ये जो होती है रेजिनाज सपोज्ड फादर। ये जो होता है वो रेजिना का वो सपोज्ड फादर होता है, ए डिसीटफुल कारपेंटर, जो धोखेबाज एक कारपेंटर होता है। ठीक है, ये जो है इसको हम जब हम इसके ड्रामा को डिस्कस करेंगे तो इसको हम मज़ीद जी हमें क्लियर हो जाएगा। तो नेक्स्ट अब चलते हैं समरी की तरफ। तो दोस्तों होता ये है कि मिसेस एल्विंग बिल्ड्स एन ऑर्फनेज इन मेमोरी ऑफ हर लेट हस्बैंड। ठीक है, तो मिसेस एल्विंग एक मुअज़्ज़ज़ खातून होती है। वो अपने शोहर कैप्टन, उसका जो शोहर होता है वो कैप्टन एल्विंग होता है, जो उसकी याद में एक यतीम खाना बनवा रही है। ज़ाहिर में वो एक नेक और वफादार बीवी लगती है, मगर हकीकत ये है कि उसका जो शोहर होता है वो इखलाकी तौर पर बहुत बिगड़ा हुआ शख्स होता है। ठीक है, वो शराब नोशी करता है, औरतों से उसके नाजायज़ ताल्लुकात होते हैं और वो बदकिरदारी में मुलव्वस रहता है। तो अब होता ये है कि उसका जो बेटा होता है वो पेरिस से, जिसका नाम ऑसवाल्ड होता है, वो पेरिस से वो रिटर्न करता है, वो वापस आता है। तो उसका जो बेटा होता है वो कई सालों बाद वो पेरिस से वापस आता है, जहाँ वो एक आर्टिस्ट की ज़िंदगी गुजार रहा था। मिसेस एल्विंग खुश है कि उसका बेटा वापस आ गया है, मगर वो परेशान हो जाती है जब उसको पता चलता है कि उसका जो बेटा है वो एक ख़तरनाक बीमारी में मुब्तला है। ये बीमारी जो है ये एक विरासती बीमारी होती है। ठीक है, जो उसे उसके बाप से मिली होती है, क्योंकि उसको जो पता चलता है कि ये जो बीमारी है उसके बाप की तरफ से मिली होती है। तो वहाँ जो है, तो अब व्हेन ट्रूथ्स अनफोल्ड, जब सच का पता चलता है, द ऑर्फनेज बर्न्स डाउन, कि जो यतीम खाना है वो गिर गया है, सिम्बोलाइजिंग द कोलैप्स ऑफ लाइव्स एंड हाइपोक्रेसी। ये इस चीज़ को सिम्बोलाइज करता है कि ये जो अपना जो हकीकत है वो रिवील हो गई है। तो अब इसमें होता ये है कि इसमें कुछ सच्चाइयों का पता चल जाता है उसके बेटे को, क्योंकि उसकी जो माँ होती है वो नहीं चाह रही होती कि उसका जो बेटा है ऑसवर्ल्ड, जिसका बेटा है, उसको अपने बाप के करैक्टर का पता चले, क्योंकि वो तो मुल्क से बाहर होता है, वो पेरिस में होता है, तो वो छुपा रही होती है। यहाँ पे उसको पता चलता है। ड्रामे में एक पादरी जिसका नाम मैंडर्स होता है, वो भी एक अहम किरदार है। वो माशरे के रवायती इखलाकी नज़रियात की नुमाइंदगी करता है। मिसेस एल्विंग ने एक वक्त में उससे मदद मांगी थी कि वो शोहर को छोड़ दे, मगर पादरी उसे वापस जाने पर मजबूर करता है कि तुम चले जाओ, क्योंकि तुम्हारा जो शोहर है वही तुम्हारा घर है, जहाँ पे तुम्हारा शोहर है तुम उसके पास, जिस तरह का वो भी है तुम उसके पास चले जाओ। मगर पादरी जो होता है उसे वापस जाने पर मजबूर करता है, मजबूर क्योंकि मज़हब के मुताबिक बीवी को शोहर के साथ रहना चाहिए, चाहे शोहर कितना ही बुरा क्यों ना हो।
तो अब जो है मिसेस एल्विंग सोचती है कि वो सारी ज़िंदगी दूसरों के डर और नाम के लिए जीती रही। उसके घर के हर कोने में भूत बसे हुए हैं, यानी पुराने गुनाहों और माशरती झूठों की के भूत होते हैं वहाँ पे ऐसे। तो यहाँ पे तो उसका बताया गया उसकी वाइफ का। अब हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं असवाल्ड और रेजिना का। तो असवाल्ड का झुकाव जो होता है वो रेजिना की तरफ हो जाता है, जो उनके घर में काम करने वाली मुलाजमा होती है। तो वो उसको अट्रैक्ट करना शुरू करता है, उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाता है। लेकिन जो बाद में जब उसको पता चलता है कि जो रेजिना है दरअसल असवाल्ड की नाजायज़ सौतेली बहन है, ठीक है, सौतेली बहन है उसकी, क्योंकि वो कैप्टन एल्विन की नाजायज़ औलाद है। ये सच्चाई सुनकर रेजिना घर छोड़ देती जब उसको पता चलता है कि वो जो है वो एक नाजायज़ लड़की है। तो वो घर छोड़ के वो चली जाती है। तो ये तो थी उसकी समरी। अब हम चलते हैं थोड़ा सा इसमें की रेवलेशंस की, कि इसमें जो वर्ड को की यूज़ की गई हैं वो उसको किस चीज़ से सिम्बोलाइज़ किया गया है। तो इसमें फर्स्ट जो है वो है ऑसवाल्ड इलनेस इज़ हेरिडेटरी सेल्फिज फ्राम हिज फादर। ये उसकी एक विरासती बीमारी होती है जो उसको उसके बाप से मिली होती है। तो नेक्स्ट जो है वो है रेजिना इज रिवील टू बी ऑसवाल्ड हाफ सिस्टर। इसमें जो रेजिना होती है ये उसकी ये रिवील होता है कि ये जो है ये ऑसवाल्ड की हाफ सिस्टर है, उसकी नाजायज़ सौतेली बहन है। नेक्स्ट जो है वो है द बर्निंग ऑर्फनेज सिम्बोलाइज मॉरल करप्शन। इसमें जो ऑर्फनेज है, जो यतीम खाना है, ये सिम्बोलाइज करता है इखलाकी जो करप्शन, इखलाकी बदकारियों को ये ज़हर करता है। नेक्स्ट जो है वो है मिसेस एल्विंग। मिसेस एल्विंग जो है रियलाइजेज दैट शी लिव्ड हर लाइफ फॉर अदर्स ओपिनियन नॉट फॉर ट्रूथ। वो मिसेस एल्विंग जो है वो उस चीज़ को रियलाइज़ करती है कि वो सारी ज़िंदगी उसने जी है वो दूसरों की ओपिनियन के मुताबिक जी है, ना कि उसने सच्चाई के लिए। ये थी उसकी की रेवलेशन। अब हम बात कर रहे हैं थोड़े से उसके थीम के बारे में। फर्स्ट इसमें जो थीम है वो है हाइपोक्रेसी एंड मोरालिटी। इखलाकी मुनाफ़क़त। इसमें जो मुआशरा होता है वो ज़ाहरी शराफत के पीछे हकीकत छुपाता है। जो हकीकत जो होती है वो जो मुआशरा है वो उसको छुपाता रहता है, उसको नहीं बताता। आगे जो है वो है हेरिडेटरी सिन, विरासती गुनाह। वो कैसे? वो ऐसे होता है कि वालिदैन के जो गुनाह होते हैं वो बच्चों की ज़िंदगी पर असरअंदाज होते हैं। जिस तरह के वो बाप होते हैं उनकी औलाद भी वैसे ही होती है। अगर बाप अच्छे होंगे तो उनकी औलाद भी अच्छी होगी। अगर बाप जो है वो बीमार अपने वो बुराइयां में मुब्तला हैं तो उनके बेटे भी वैसे ही होंगे। तो जैसे उसका बेटा था तो वो तो क्योंकि वो भी तो विरासत में वो भी उसकी बीमारी थी। नेक्स्ट जो है वो है रिलीजन वर्सेस फ्रीडम, आज़ादी व मुकाबला मज़हब। इंसान को अपनी सोच से जीना चाहिए, ना कि अंधी रिवायत के साथ। जैसे वो मिसेस एल्विंग वो जी रही थी, वो पॉप के कहने पे जी रही थी कि उसका जो घर है उसके शोहर का घर है, उसको अपने शोहर के साथ रहना चाहिए चाहे जैसा भी है वो। हालांकि उसका जो शोहर था वो तो बहुत ही बदकार इंसान था, फिर लेकिन उसके बावजूद भी वो उनके साथ वो रह रही थी। लास्ट पे वो है ट्रूथ एंड लिबरेशन, सच्चाई और झूठ। सच्चाई जो होती है वो तकलीफ दी होती है, मगर आज़ादी इसी में होती है, ठीक है। सच्चाई जो होती है वो हमेशा वो सच जो होता है वो कड़वा होता है, लेकिन जो है जो आज़ादी इंसान की होती है वो उसी में ही इंसान की होती है। तो लास्ट पे है वो है एंडिंग एंड मैसेज। आखिर में होता क्या है? आखिर में होता ये है कि जो यतीम खाना उनका होता है वो आग में जलकर तबाह हो जाता है। जो
उस समाजी और मजहबी मुनाफकत की तबाही की अलामत है। असवर्ल्ड जो होता है उसकी जो बीमारी होती है वो बढ़ जाती है और वो अपनी माँ से कहता है कि अगर वो ज़हनी तौर पर माजूर हो जाए तो उसे मर्सी किल कर दी जाए, उसको मौत दे दे। तो ड्रामे के आखिर में होता ये है कि मिसेस एल्विंग जो होती है इस फैसले के साथ तनहा रह जाती है, ये फैसला कि वो अपने बेटे को बचाए या उसे मरने दे। ठीक है, तो अब जो लास्ट पे जो कंक्लूजन है उसकी तरफ हम चलते हैं। तो हेनरिक इब्सन का जो घोस्ट ड्रामा है ये एक ऐसा ड्रामा है जो सिर्फ कहानी नहीं बल्कि समाज पर एक आईना है। ठीक है, इब्सन ने दिखाया कि भूत सिर्फ मरे हुए लोगों के नहीं होते, बल्कि हमारी पुरानी रवायात, झूठे अकायद और गुनाह भी हमारे इर्द गिर्द मंडलाते रहते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आज आपको ये ड्रामा पसंद आया होगा। अगर आपको ये ड्रामा पसंद आया है तो मेरी इस वीडियो को लाइक करें, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और आप अपनी कम कीमती राय का इजहार भी दे सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।